नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस का हिंदी व्याकरण सेट नंबर 2 में। हम आशा करते हैं कि जो पहला हमने सेट आपको कराया था, आप उसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, अच्छे से आपने देखा होगा। भैया पूरा अंत तक देखिएगा, क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन आपका फँसना तय है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं? तो ये सभी को पता होता है कि हिंदी भाषा में जो कुल वर्ण लिपियाँ होती हैं, 52 होती हैं। बात करें तो जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई साहब? तो व्यंजनों की संख्या पूछ दिया जाए तो 33 होती है, ठीक है? और उसी व्यंजन में अगर यदि स्वर को मिला दिया जाता है, तो स्वर सहित व्यंजन की संख्या कितनी हो जाती है? 44 हो जाती है। क्योंकि व्यंजन 33 होते हैं, स्वर 11 होते हैं, जब दोनों को मिलाएँगे तो 44 हो जाएगा। और उसी में संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को जब मिला देते हैं, तो टोटल कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कुल वर्ण जब भी पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? सर 52 होगा। क्या होगा? 52 होगा। समझ गए आपने? ठीक है? आप समझ गए ना मेरे भाई? बिल्कुल। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है? इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प होगा। यानी कि कमलावती जो है रोज आती हैं, काम करती हैं और चली जाती हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कमलावती रोज आती हैं, तो यहाँ पे तो ये नहीं लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए भाई साहब? केवल कमा लगना चाहिए। तो कमा लगना चाहिए, तो ना तो इसमें है, ठीक है? ना ही आपका इसमें है, केवल ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है, तो सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से पिछले हमने सेट में जो है ऐसा ही देखा था, क्वेश्चन देखा था ना, थोड़ा-सा अंतर था वहाँ पे, ठीक है ना? चलिए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, और अगला प्रश्न का आंसर खुद से देखिए, क्या आपका सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। पूछा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा शब्द, देखिए संज्ञा और विशेषण पहचानने का सिंपल सा तरीका है। विशेषण में कैसा है भाई? कैसा है? मीठा है तो विशेषण है। कैसा है? मधुर है सर। अरे मधुर ही मीठा होता है भाई साहब, इसका मतलब ये भी विशेषण है। कैसा है व्यक्ति? चतुर व्यक्ति। तुरंत यहाँ से निकलेगा, इसका मतलब है कि सर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट गए, तो चौथा ऑप्शन अपने आप क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि चातुर्य जो है वो आपका क्या है? संज्ञा शब्द है भाई। क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इस विद्वान का नाम आता है डॉक्टर दामिसित्य धा दिमसित्स, ठीक है? डॉक्टर दिमसित्स, सॉरी थोड़ा सा माफ करिएगा भाई, ठीक है ना? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भोलानाथ तिवारी और जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करें तो इनको जो है बोली में बात करें तो बोली में इन्होंने शायद 17 बताया था, थोड़ा देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार जो है बोली जो है आती हैं, कितनी होती हैं? 17 की 19 होती हैं, सॉरी कितनी होती है? 19 होती है, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार देखा जाए तो, ठीक है ना? और भोलानाथ तिवारी जो है इन्होंने भी बताया था कि जो भाषा होती है वो कितनी होती है, इनके अकॉर्डिंग जो है वो भाषा आपकी 18 होती है, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो विशेषण की बात करें तो देखिए यहाँ पे कला जो आया है ना, जो कला आया है, कला जब शब्द के वाक्य के शुरुआत में होता है ना, तो वो संज्ञा होती है। तो ये क्या है भाई साहब? संज्ञा। तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखेंगे तो अंतिम और सर्वोच्च, अंतिम और सर्वोच्च यहाँ पे दिया है, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। और सौंदर्य, सौंदर्य जो है ये भी आपकी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सौंदर्य ये भी आपकी संज्ञा है। सौंदर्य, अगर यहाँ पे सुंदरता रहता, सुंदर रहता, सौंदर्य का अर्थ क्या होता है? सुंदर रहता, तो विशेषण होता है। यानी कि ये विशेषण नहीं है सर, और ये भी विशेषण नहीं है। इसका मतलब अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय ये विशेषण है। तो कितने हो गए? 1, 2 और 1 3 हो गए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें 3 विशेषण आपके दिए गए हैं, ठीक है? मेरी बात आपको समझ में आ गई ना? बिल्कुल, सौंदर्य में नहीं भाई साहब, बहुत लोग सौंदर्य को भी देखेंगे कि उसमें भी है। नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों से काम का करना या होना, अरे काम का करना या होना क्या कहलाता है भाई साहब? क्रिया तो कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो क्रिया के मूल रूप को ध्यान रखिएगा, उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय का मतलब जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जूता, जूता में परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल सर, जूता का जूते कर सकते हैं हम लोग।
क्या भीतर का भीतर ही कर सकते हैं? भीतर में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं, भीतर में परिवर्तन नहीं कर सकते, यहाँ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, आज में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब कि जो है अव्यय नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अव्यय को क्या होता है? अव्यय जो होता है वो आपका अविकारी होता है। अविकारी क्या होता है? जिसके लिंग, वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है? अविकारी कहा जाता है। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये आपके क्या है सर? ये आपके विकारी हैं। और अव्यय क्या है? तो अव्यय में आपका विस्मयादिबोधक और संबंध सूचक, समझ रहे हैं ना? 4 इसमें आते हैं, निपात भी इसमें आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अव्यय नहीं है, जिसके लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से इकारांत, इकारांत का मतलब जो ई पर समाप्त होता है, संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, तो इकारांत में ये भी ई पर समाप्त हो रहा है, ये भी ई पर समाप्त हो रहा है, ये भी ई पर समाप्त हो रहा है। जिसका अंत ई से होता है ना, बड़ी से, भैया उसी को इकारांत कहते हैं। इसका मतलब पहिया का समाप्त आ पे हो रहा है, ये आकारांत है। क्या भाई? आकारांत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? अरे तो शेयर करो फटाफट यार, मजा आ जाएगा, सच्ची बता रहे हैं। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है, तो वचन के आधार पर असंगत, देखिए, चूहा का चूहे बिल्कुल सही होता है, थैला का थैले बिल्कुल सही है, मेहमान का मेहमानो, देखिए, तलवार का तलवारें भी होता है, ये तो सब सही है भाई साहब, तीनों सही है आपका। तो बचा कौन सा? मेहमान का मेहमानो नहीं होता, मेहमान ही होता है भाई साहब। ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखना। अगला देखिए, अगला बोला है कि सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। देखिए, सत्संग में जाने के बाद मन को क्या मिली है? शांति मिली है। तो सत्संग में जाने के बाद से मन को जो शांति मिलती है ना, तो क्या बोल रहा है? भूतकाल की बात तो कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? भूतकाल को शांति मिली है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इसका मतलब है कि क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ना तो ये सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, ये है आपका आसन्न भूतकाल। समझ रहे हैं ना? क्या है? आसन्न भूतकाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। ठीक है ना? अपूर्ण तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अपूर्ण कैसे हो सकता है? अपूर्ण तो होगा ही नहीं भाई साहब, क्योंकि ये पूर्ण हो चुका है। ठीक है, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल मतलब जिसमें था, थे, थी आता है, वो सामान्य भूतकाल होता है। आसन्न भूतकाल जिसमें जो है थोड़ी सी क्या रहती है? संभावना रहती है कि सत्संग में जाने के बाद हो सकता है मन को क्या मिल जाए? शांति मिल जाए, तो उसी को क्या कहा जाता है? आसन्न भूतकाल कहा जाता है। ठीक है, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, देखिए ये भाव मार रहा है भाई साहब, ऐसे ही कह रहे हैं मुझसे अब चला नहीं जाता। अरे गजब का बात है भाई साहब, या इसका मतलब सीधा सीधा है यार, भाव अच्छे है इसमें। कौन से बच्चे हैं? भाव अच्छे हैं। ठीक है, कर्मवाची जिसमें कर्म होता है भाई साहब। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द असंगत है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, आपदान से, अधिकरण नहीं होता है भाई साहब, संबोधन का के की होता है, अधिकरण में क्या होता है सर? अधिकरण में होता है, ये शब्द गलत है और यही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम, आंसू, शीश, आँख, अक्षर। तो देखिए, जो चंद्रबिंदु वाला ज्यादातर होता है ना, वो आपका तत्सम ही होता है। तो आंसू भी तत्सम है, ठीक है, आँख भी तत्सम है, आपका छ भी रहता है, वो भी तत्सम है, और अशीष ये जो है आपका तद्भव शब्द है, ये आपका तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? अपधन यश, अपयश, अनुधन शासन, अनुशासन, इसमें भी है। यानी कि बोल रहा है कि उपसर्ग तथा प्रत्यय, अपधन यश, अनुधन शासन, या पे परिधन त्यक्त, परिधन त्यक्त, इसमें आ भी उपसर्ग है। ठीक है, अनुधन उदित, अनुदित होता है ना, अनुधन उदित अनुदित, लाल धन वाभ, लालवाभ, लाधन परवाह, लाप्रवाह। ठीक है, पत्रधन कार, पत्रकार, वाहधन वही, वाह वही, वाहधन वही, वाह वही। इसमें पूछा है कि का प्रयोग हुआ है, शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग अपधन यश, यहाँ पे अपयश है, अनुधन शासन, अनुशासन है, तो इसमें तो आपका प्रत्यय नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। परिधन त्यक्तता है, देखिए इसमें आ प्रत्यय है, क्या है? आ प्रत्यय है, परि क्या है? उपसर्ग है, अनुधन उदित, अनुधन उदित, इसमें भी अप्रत्यय है। ठीक है, और अनु उपसर्ग है। इसका मतलब है कि सर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा,
यानी कि बी ही आपका होता है प्रत्यक्षता और अनुदित। बाकी पत्रधनकार पत्रकार, वाह धन वही, वाह वही, वाह धन वही, और इसमें उपसर्ग है और इसमें भी उपसर्ग। पत्रधन कार पत्रकार, इसमें उपसर्ग है और इसमें क्या है प्रत्यय है। तो पूछा है उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें केवल हुआ है, ठीक है, आपके बी में हुआ है। बंगाली शब्द में किस प्रकार का प्रयोग हुआ है? तो बंगाली में देखिए ना, लास्ट में क्या है, ई है ना, जिसके अंत में ई आता है वही यानी ई प्रत्यय है इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करके विकल्पों में से कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखिए उत्साह, उत्साह का निरुत्साह होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उत्साह का क्या होता है, निरुत्साह होता है। अमृत का विलोम सभी को पता है विष होता है, यहाँ तक कि पीयूष का भी विलोम क्या होता है, विष ही होता है, ठीक है ना। पीयूष का भी विलोम क्या होता है, विष ही होता है। मधुर का बताइए क्या होता है, अर्क का हो क्या होता है, ठीक है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला देखिए, रामू बेहद गरीब है, गरीब क्या है भाई साहब, तो यहाँ पे गरीब जो है इसका पूछा क्या है, उपयुक्त परिभाषित शब्द का। गरीब का मतलब निर्धन होता है, क्या होता है, निर्धन होता है। तो यही रेखांकित शब्द में परिभाषित शब्द का चयन कीजिए तो निर्धन हो जाएगा, ये तो सब कोई जानता है भाई साहब। निर्धन भी होता है और दिन भी होता है, क्या होता है, दिन भी होता है। इस दिन का मतलब भी क्या होता है, गरीब होता है। अपर्णा, अपर्णा जो है आपका ध्यान रखिएगा, ये पार्वती का परिभाषित शब्द है, किसका है, पार्वती का। अपर्णा जो है पार्वती का है, ठीक है। अगला, आंख में अंजन दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो भैया दांत में जब आप मंजन करते हैं तो आंख में अंजन का मतलब क्या करते होंगे, कॉमन सेंस की बात है भाई साहब, काजल लगाते होंगे आप, क्या लगाते होंगे, काजल ही तो लगाते होंगे। रात लेप मायावा ये सब कुछ नहीं होता है। समश्रु शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो देखिए भाई साहब, अली का मतलब होता है भौरा, अली का मतलब क्या होता है, भौरा। इस अली का मतलब होता है सखी, यानी कि भौरा और सखी ये हो जाएगा। अब इस देखिए दसन, इस दसन का मतलब होता है भाई साहब, इस दसन का मतलब होता है दांत, क्या होता है भाई साहब, दांत। और इस दर्शन का मतलब होता है देखना, ध्यान रखिए इसका देखना। बात करें कंधा, तो कंधा आप जानते हैं इसको अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको अंश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और हिस्सा ये भी अंश होता है, पर ये अंश नहीं होता है मेरे भाई, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। अंश ये होता है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए दमन, दमन का मतलब होता है दबाना, क्या होता है भाई साहब, दमन का मतलब होता है दबाना, दमन का मतलब दबाना, ठीक है। और इस दमन का, दामन का अर्थ होता है ना, जो माँ का आंचल जो होता है, माँ का आंचल का जो किनारा होता है, उसी को क्या कहा जाता है, दामन कहा जाता है। माँ के दामन को थाम दो भाई साहब, जिंदगी आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो भैया जिंदगी में क्या है यार, माता पिता की सेवा करिए, इनकी सेवा करेंगे आप ना तो जीवन में कभी भी पीछे नहीं रह सकते हैं। मेरा कहना मानिए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। माँ बाप का कहना करिए भाई, ठीक है। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। जहाँ से यमुना निकलती है उसे कहा जाता है यमुनोत्री, क्या कहा जाता है, यमुनोत्री कहा जाता है। जहाँ से यमुना क्या होती है, निकलती है। अस्ताचल क्या होता है, जब पर्वत के पीछे सूर्य क्या होता है, अस्त होता है। जब पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्ताचल कहते हैं, ठीक है। और जहाँ से गंगा निकलती है उसे गंगोत्री कहते हैं। और जहाँ से सूर्य, जिस पर्वत के पीछे से सूर्य जो है उदय होता है उसे उदयाचल कहते हैं, क्या कहते हैं, उदयाचल कहते हैं मेरे भाई, समझ में आ गया ना। बिल्कुल, चलिए अगला देखिए और अगले को आंसर दीजिए, मजा आएगा मेरे भाई। बिना देख रेख का जानवर, अरे बिना देख रेख का जानवर क्या होता है, अनहेर होता है भाई साहब, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं बहुत एकदम अनहेर है, बिना देखे चलता रहता है, समझ रहे हैं ना। बिना देख रेख का जानवर क्या कहलाता है, अनहेर कहलाता है, ठीक, बहुत बढ़िया। अगला है कि संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाएगा। तो कह रहा है कि संधि विच्छेद करते समय यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, मान के चलिए कि क लिया हमने, ठीक है, से परे, प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक का मतलब वर्ण हो, अनुनासिक का मतलब होता है जैसे कि हम देखिए क हो, और जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा वाक धन, और उसके बाद सन्नासी का मतलब प फ प भ म कोई भी हो सकता है, वाक धनमय हमने लिखा, तो ये क्या होगा, ये क जो है अपने अंग में परिवर्तित हो जाता है, किसमें हो जाता है, अंग में, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण में क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है भाई साहब, क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद वही है ना,
प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण का स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा वर्ण आ जाता है, तो क के स्थान पर उसी वर्ण का पंचमा अक्षर आ जाता है, यानी कि वाक्धनमय वांग्मय होता है। वाक्धनमय क्या होता है, वांग्मय होता है। इसके कारण से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है। बहुत कठिन प्रश्न है ना मेरे भाई, बिल्कुल। चलिए, कुछ कठिन नहीं यार, प्रैक्टिस करना है केवल। किस युग में अशुद्धि है, दाल रोटी द्वंद्व समास है, सत सही द्विगु समास है, आजन्म अव्ययी भाव समास है, प्रति। अब देखिए, आ यहाँ पे भी उपसर्ग लगा है, यहाँ पर भी उपसर्ग प्रति लगा है, तो भैया यहाँ पे अव्ययी भाव कर दिया और यहाँ पे कर्मधारय समास कर दिया। क्यों? सरासर गलत हो रहा है कि नहीं आपके साथ? इसका मतलब सर इसने पूछा ही तो वही है, अशुद्धि, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है, दाल और रोटी सत सही, सत और सही। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? महादेवी छायावादी कवित्री है। कवित्री तो गलती लिखा है भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान रखना है यार। यहाँ पे कवित्री ऐसे नहीं, कवित्री ऐसे होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप आओ, ये भी गलती बोला है। आप जब भी आए, जब कहने का मतलब है कि आप जब भी आए तो मुझसे मिले, क्या होना चाहिए? आप जब भी आए तो मुझसे मिले, ये आपका शुद्ध होगा। ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, अरे आपका नहीं, आपके होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके दर्शन पाकर प्रभु मैं धन्य हो गया, यानी कि भी गलत है। तो सही कौन सा होगा? सीधा है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। विवाह के दो प्रकार कौन से हैं? विवाह के दो प्रकार ध्यान रखिएगा, एक आलंबन होता है और एक उद्दीपन होता है। क्या होता है? एक आलंबन होता है और एक उद्दीपन होता है। तो ध्यान रखिएगा, विवाह के दो प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन, ठीक है। कमला में कौन सा गण रूप है? तो कमला में देखिए, य माता राज भानस लगा है, य माता राज भानस लगा, भानस। अब इसे पहचान सकते हैं, भानस लगा। तो यहाँ पे देखेंगे कमला में एक है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पे दो है। तो एक एक दो, तो देखिए एक एक दो कहाँ पे आएगा? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा? राज एक एक दो है ना, तो य माता राज भानस, भानस नहीं, नौ सौ और सौ लगा, ठीक है। लास्ट वाला आ रहा है, देख लीजिए, सौ लगा आ रहा है, सौ लगा, सौ लगा का मतलब सगड़ हो जाएगा, केवल गढ़ जोड़ देना है भाई साहब। तो देखिए यहाँ पर भी एक मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा और यहाँ पे दो मात्रा मिल रहा है ना, इसका मतलब इसमें क्या है? सगड़ है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, य माता राज भानस लगा, य माता राज भानस लगा, इसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं इसका आंसर बहुत ही आसानी तरीके से। तो सगड़ जो होगा आपका राइट आंसर होगा। कब होगा? सब जब आप लघु और गुरु को अच्छे से गिन पाएंगे तभी बता सकते हैं, अन्यथा नहीं 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 बता सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और इसको जो है आप सॉल्व करिए। क्या बोला है? मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सजीव सुमंत बुलाए। क्या बात है भाई साहब, म आ रहा है। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार बता दे, तरन तनुजा तत्तम नहीं, यमक अलंकार की परिवर्तन तो मैं अनुप्रास को बोल रहा था। यमक अलंकार का कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिका या खाए बवरा जग वा पाए बवरा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यमक अलंकार है। और रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, इनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। काव्य रीति के कितने भेद होते हैं? अब काव्य रीति कितने भेद होते हैं भाई साहब? तो ध्यान रखिए, काव्य रीति के 3 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, होनहार बिरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? चिकने पात, इसका मतलब क्या होता है कि होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अरे भैया बिल्ली की घंटी में घंटी बांधना का मतलब क्या होता है? यानी कि अपने को संकट में डालना, सीधा अपने आप को क्या करना? संकट में डालना, ठीक है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में, देखिए हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में बांटा गया है। कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में